शिक्षा का है या और कोई, तो उसमें मुझसे मिल सकते हैं। उसका आप लिखा दीजिए तो क्रम से आपको बुलाएंगे, बराबर। तब तक आप तैयार करके आइएगा, नहीं तो कोई लोग ऐसा कह रहे कुछ काम को था अब याद नहीं आ रहा है, तो थोड़ी देर बात करते हैं, आप कुछ बताइए, तो बात करते हैं, फिर मैं याद आऊंगा तो कहूँगा, बराबर। ऐसा नहीं, बराबर। तो पॉइंट्स लिख कर आइए। बहुत लोग भूल जाते हैं कि कुछ काम तो था, तो लिख कर आइए क्या काम है वो, और उसमें भी वही क्रम पर बात करें, बराबर है कि भैया अच्छा ये काम था, ये नहीं तो क्या है, बहुत बार इमरजेंसी में ऐसा नहीं होता, याद नहीं आता है, तो फिर आप दूसरी बात करने लगते हैं कि भाजपा का क्या होगा, कैसी सरकार बनेगी, तो ऐसा प्रश्न। हाँ, तो वो विषय की चर्चा के लिए नहीं है, आपके जो पर्सनल बच्चों के लिए मुख्यता से है वो आप प्रश्न करें, बराबर है। तो ये अभी शुरुआत करते हैं हम। हाँ जी, अभी क्या अभी जो सेशन हो गए हैं वो सेशन के प्रश्न रहे हैं आपका, या और कोई प्रश्न है आपको शिक्षा के संबंधित जो जाहिर में पूछ सकते हैं, सबको कॉमनली क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन की शुरुआत हम करेंगे, बराबर है। पर्सनल जो आपके प्रश्न है वो मैं आपको पर्सनली समाधान दूंगा, बराबर है। तो कोई प्रश्न है तो आप एक शुरू करते जाएंगे ताकि वो प्रश्नोत्तरी की शुरुआत हो। जी हाँ, अर्थशास्त्र का बताया स्कूलों में अर्थशास्त्र अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये है, पहले मैं रिपीट करूंगा ताकि लोगों को भी पता चले कि अभी जो इकोनॉमिक्स है यानी कि जो अर्थशास्त्र है, वो अर्थ अर्थात उसका अर्थ ले लिया जाता है पैसा, और पैसे के संबंधित जो शास्त्र है उसको कहते हैं हम अर्थशास्त्र। तो ये अर्थ मतलब केवल पैसा ही है क्या, ये प्रश्न है। मतलब पैसे का कमाना का शास्त्र या पैसे के बारे में जो भी माहिती है उसका शास्त्र यानी अर्थशास्त्र, इतना ही है क्या, या और कोई पूछे तो भारत में ऐसे ओरिजिनली देखा जाए तो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो वास्तविक राजनीति शास्त्र है, बराबर है। और सारे के सारे जो अर्थ है वो स्वतंत्र अर्थशास्त्र नहीं है, सब में अर्थशास्त्र सम्मिलित। क्यों? क्योंकि भारत में 4 पुरुषार्थ एक दूसरे के साथ सम्मिलित माने गए, बराबर है, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष सर्वेपि, सर्व जो पुरुषार्थ है वो समान रूप से सेवन करने चाहिए। सर्वेपि पुरुषार्था सममेव सेव्या। तो एक ये हो गया कि अर्थ अर्थात यहाँ पर केवल पैसों की बात नहीं है, क्योंकि अर्थ से क्या लिया है, जो जीवन से जुड़ी हुई सारी बातें हैं, जो जीवन के सुख में या दुख को इफेक्ट करती है, तो वो सारा अर्थ है। जैसे अनुकूल पत्नी मिली तो व्यक्ति को कुछ प्राप्ति हुई, बराबर है, तो वो अर्थ है। जीडीपी में नहीं गिनेगा, वो बैंक बैलेंस नहीं होगी, आपकी एक नामना है, आपका एक इज्जत है बाजार में, तो वो अर्थ है, बराबर है। अब अर्थ पैसा नहीं है आपके पास, लेकिन आपका नाम अच्छा है बाजार में, और आपके पास करोड़ों रुपया है लेकिन नाम नहीं है आपका, चिटर कहते हैं उसको। तो वो अर्थशास्त्र क्या बताता है कि जीवन में जितने भी आपका पुत्र है, बराबर है, तो वो अच्छे रास्ते पर है, तो बहुत बड़ा अर्थ है, बराबर है। पैसा वो नहीं कमाता है कोई बात नहीं, लेकिन पुत्र अच्छे रास्ते पर है, बहुत अच्छा है। लेकिन एक पुत्र है पैसा बहुत कमाता है लेकिन दारू जुआ करता है, खेलता है वो, तो वो अर्थ के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म देखा जाता है। लॉन्ग टर्म इतना देखा जाता है कि ये जन्म नहीं, अगले जन्मों में भी आप जाएंगे, तो ये जन्म का जो आप संस्कार है, ये जन्म का मन है, वो सब लेकर आप जाएंगे। अभी गलत करेंगे तो इस जन्म में भुगतना पड़ेगा, इतना नहीं, आपको अगले जन्म में भी यही कर्म साथ में आएंगे, बराबर है। तो ये वो जो अर्थ है वो केवल इस जन्म का, वो भी थोड़े समय का संबंधित जो प्राप्ति
संप्राप्ति, ये सभी है वो अर्थ के संबंधित लिया जाता है, क्यों उसको प्राप्ति ऐसी है क्योंकि आत्मा नहीं, आत्मा नहीं है तो कोई दंड नहीं, बराबर। तो आप पानी बेचो, नदी बेचो, पर्वत बेचो, वृक्ष बेचो, क्या हानि है? तो हानि होगी तो कुदरत की होगी, किसी और की होगी, मेरी नहीं होगी, बराबर। क्योंकि मेरा उनसे साथ कोई जुड़ा भी नहीं है, क्योंकि शरीर दोनों के अलग अलग है। हमारे यहाँ आत्म तत्व एक है सब, तो मेरा और वृक्ष का भी संबंध है, मेरा और प्राणी का भी संबंध है, मेरा और पक्षी का भी संबंध है, मेरा और चींटी का भी संबंध है। तो चींटी की हानि वो मेरी हानि, वृक्ष की हानि मेरी हानि, क्योंकि दोनों में कॉमन है, उसमें दोनों में कॉमन कुछ नहीं, बराबर। तो अर्थशास्त्र का जो सिद्धांत है वो एथिक्स से शुरू होता है, और या वहां पर ऐसा बताया जाता है कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स। एथिक्स और इकोनॉमिक्स का कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स शुरू ही नहीं होता है जहां से एथिक्स नहीं, एथिक्स से ही शुरुआत होती है। तो ये एक पूरा अर्थशास्त्र समझने जैसा है कि भारत में अर्थ की क्या व्यवस्था थी, और ये अर्थ सूचिता की बात बताई जाए। कोई भी संस्था को हजारों साल टिकानी है, वर्षों वर्ष, तो उसका एक कंसेप्ट आता है अर्थ सूचिता का। आपको व्यक्तिगत रूप से संतति अच्छी करनी है गर्भ विज्ञान में, तो मैंने ऐसे कई लोग देखे जिसके कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं, और उनके बच्चे आज भी या तो गूंगे हैं या बहरे हैं, या तो फिर कितनी मानसिक यातना वाले हैं, या सही लाइन पर नहीं। बहुत सारे पुलिस वाले देखे ऐसे जिसके बेटे बेटियां सही लाइन पर नहीं है, बिल्कुल मंदबुद्धि है, बराबर है, ऐसे कई देखे हैं। जब ये पता चला कि ऐसा क्यों, तो जिस मार्ग से पैसा आता है वो मार्ग यदि सही नहीं, तो संतति हमारी कितना भी करो अच्छी नहीं। आज जो गुरुकुल के लिए जो कुछ चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस जनरल है। क्या है चैलेंजेस? भैया बिठा दो बच्चों को, बैठ जाओ, बस अभी बात मत करना। तो चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये है कि व्यक्ति के अर्थ का प्रभाव उसके पूरे जीवन पर रहता है, बराबर है। तो वो अर्थ का प्रभाव पूरे जीवन पर है। अर्थ सूचिता न होने के कारण घर सूचिता नहीं है, इसके लिए संतति है, उसमें अनेक प्रकार के रोग इस कारण भी होते हैं। आयुर्वेद में एक कारण ये भी बताया है, बराबर है। तो इसके लिए मैंने बहुत अवसर के पुलिस वालों के बच्चे ऐसे देखे कि कोई कारण नहीं है ऐसा, न्यूट्रिशन पूरे है, ध्यान पूरा रखा है, तो भी उसके बच्चे या तो अपंग है या कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी से पीड़ित। क्यों है? क्योंकि संताप करके पैसा लेते, और पैसे का पहला सिद्धांत क्या है अर्थ का? अकृत्वा पर संतापम। पर संताप किए बिना अर्थ की प्राप्ति हो, वो थोड़ा भी हो तो बहुत मान्य। संताप किसी का भी नहीं होना चाहिए। संताप नहीं होना चाहिए अर्थात व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, सृष्टि का नहीं होना चाहिए, संताप वृक्ष वनस्पति का नहीं होना चाहिए, बराबर। वो संताप हो गया, समस्त पर्यावरण का संताप नहीं होना चाहिए। तो अकृत्वा पर संतापम। फिर दूसरा सिद्धांत क्या बताया? अगत्वा खल मंदिरम। खल व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति दुष्ट है, जो संस्कृति को नहीं मानता है, ऐसे व्यक्ति की सेवा करके आता हो। विपरीत सिस्टम मजबूत करते हो कोई भी कारण से। भारतीय संस्कृति के सामने की सिस्टम जो है वो जब हम स्ट्रॉन्ग करते हो तो ऑटोमेटिक ये दुर्बल हो गई। तो ये ऐसी कर रहे हो तो क्या हो गया? तो हो गया खल मंदिर में जाकर हो गया। तो यहाँ दूसरा क्या बताया? अगत्वा खल मंदिर, ये दो हो गया। तीसरा क्या हो गया? अक्लेशयित्वा चात्मान। आत्मा को क्लेश दिए बिना। आत्मा को कब क्लेश होता है? शरीर का क्लेश समझ सकते हैं, वो तो देना है, पसीना आया, भागदौड़ हुई, ये सब शरीर का क्लेश है। आत्मा को कब क्लेश होता है? आत्मा को कब क्लेश होता है? जो रोजी रोटी के लिए, पैसे के लिए हमको झूठ बोलना पड़ता है, हमको अपने आप में गिल्टी होती है ये काम करने में, और वो काम हमको करना पड़ता है,
बराबर है, अंदर से आत्मा मना कर रहा है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, और हमको करना पड़ता है। कुछ मूल्य निष्ठा से विरुद्ध करना पड़ता है, अध्यात्म से विरुद्ध कुछ करना पड़ता है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया क्लेश दिया। तो 3 मुख्य अर्थशास्त्र के सिद्धांत है। सबसे पहला अकृत्वा पर संताप। पूरी जीव सृष्टि से लेकर पूरे जो जितने भी आयाम है वो उसको संताप दिए बिना, पहला। दूसरा अगत्वा खल मंदिर, दुष्टों की सेवा किए बिना, दुष्टों की कोई व्यवस्था हो, दुष्टों की कोई व्यवस्था के जाए बिना, अधीन हुए बिना, और आत्मा को क्लेश दिए, अपने आत्मा को क्लेश दिए भी। यद स्वल्प अपितन बहु, स्वल्प भी होगा वो मानो बहुत, बराबर। तो ये अर्थ के लिए भारतीय संस्कृति में पूरा विचार किया है कि ये क्यों दिया है, क्योंकि संतति तक ये प्राप्ति होती रहे, संतति उत्तम हो, वो सबसे बड़ा अर्थ है। क्योंकि अर्थ का पूरा नियोजन किसके है? संतति। संतति अच्छी नहीं है तो संपत्ति का कोई अर्थ नहीं। संतति अच्छी नहीं है, संपत्ति का क्या करेंगे? और ये सत्य ऋषि मुनियों ने आत्म साक्षात्कार करके वो सत्य को जान लिया। ये सत्य सहज नहीं है, हमको जितना समझने में आसान लगता है ये सत्य उतना सहज नहीं है। सत्य, ये सत्य समझने के लिए बहुत साधना चाहिए। रेमंड कंपनी के मालिक है, 10,000 करोड़ की कंपनी। उन्होंने ये बताया उनका पुत्र है, उसको कंपनी नाम पर कर दी। उसके बाद में उन्होंने इंटरव्यू दिया कि ऐसी गलती आप मत करना। उसने अपने, और यूट्यूब पर है, यूट्यूब भी देखना है तो ऐसे वीडियो देखना। तो आपकी शिविर में आने की इच्छा कम हुई हो तो बढ़ जाए, बराबर है। तो आप कैसे वीडियो देखते हो कि भाई इलेक्शन के चुनाव के नतीजे क्या है, तो बहुत लोगों ने इसलिए कैंसिल किया शिविर का, क्योंकि उसी दिन नतीजे आने वाले थे। तो हमारे यहाँ से नतीजे आ गए। मैंने कहा अगली बार आपको आने की जरूरत नहीं है अभी तो, क्योंकि इतना कॉमन कारण कि नतीजे आने वाले थे। तो बोले कि अभी मैं ये देख लेता हूँ, तो शिविर अगली बार आएगी, नतीजे अगली बार नहीं आएंगे, क्योंकि वो 5 साल में आएंगे। शिविर हर साल होगी, हो सकता है 2 भी बार हो। तो बोले नतीजे आने वाले थे, बहुत लोग नहीं आए, बराबर है। तो क्या मैं बात बता रहा था कि यूट्यूब भी देखना है तो ऐसे देखो। ये उसने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मेरे बेटे को मैंने सब संपत्ति दे दी 10,000, लेकिन 10,000 सेकेंड में नहीं दे पाया। इतना पागलपन में लगा मैं, कंपनी बड़ी करनी है तो सेलिंग बिठानी है, मार्केटिंग के लिए बिठाना है, उसका पूरे फोन पूरे लोग आते मिलने के लिए, वो सबको सौंप दिया। अच्छी से अच्छी स्कूल में बिठाओ, अच्छे से अच्छे प्री स्कूल में बिठाओ, अच्छे से स्कूल में कॉलेज में बिठाओ। वो सब बिकता गया और पैसे वाले थे तो जितना चाहे उतना पैसा ले लो। तब तो क्या चाहिए, सबकी पकड़ में आ गए, पैसा है तो लड़कियां टारगेट करती है ज़्यादा, लड़के अलग अलग प्रकार के टारगेट करते हैं। व्यसन वाले गरीब होता तो कोई तकलीफ नहीं थी, पैसे वाला है तो सब प्रकार से टारगेट हुआ। तो मानसिक रूप से सब लोगों ने बता कर पिता के सामने खड़ा कर दिया। तो अब पिता का एक जो ड्रीम मेल था, 4 मंजिले का कोई मकान है मुंबई में किसी जगह पर, वो अपने लिए रखा था। उसमें भी उसका संयुक्त नाम किसी में था पहले, वो भी उसने अपने लिए ले लिया और पिता को भाड़े पर भेज दिया कोई छोटे से फ्लैट में रहने को। ये मैं कल्पना नहीं बता रहा हूँ, सही बात। और ये उसकी बात नहीं है, हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा भी ऐसा होता है, क्योंकि टारगेट करने वाले बहुत लोग हैं। ये पूरा विश्व, पूरी जगत पर अपना सुख दूसरे का सुख खींचने वाले नहीं है, वो दुख की बात नहीं है।
दूसरे का सुख देख नहीं सकते ऐसे व्यक्तियों की संख्या लाखों में है। दूसरे को सुखी करना दूर की बात, दूसरे का सुखी देखना दूसरी बात। दूसरे को सुखी देख भी नहीं सकते हैं, दूसरे को सुखी देखकर आनंद ना आए दूसरी बात, दूसरे को सुखी देखकर दुख आ जाए, पराकाष्ठा का दुख आ जाए, वो बात अलग। अब ऐसे है, इसके लिए हम देखते हैं समाज का चित्रण पूरा क्या होता है कि भाई आप BMW लेते हैं या कोई गाड़ी लेते हैं तो उसमें कोई ऐसे मिठाई खिलाने की जरूरत है मेरी दृष्टि से, बराबर। तो पागलपन लोग ये करते उधर चले जाओ उसको ले लो। क्या करते हैं हम लोग, गाड़ी मुर्दा है, गाड़ी तो मुर्दा है, बराबर, चाहे 5 करोड़ की हो तो मुर्दा ही है ना, इसमें तो जीव है। तो मुर्दा गाड़ी पर जीवंत फूल पुष्पहार चढ़ा, मतलब जिंदा पुष्प जिंदा है उसको गाड़ी पर चढ़ाता है और आरती करता है उसकी, बराबर। फिर श्रीफल जिंदा है, बराबर, उसको उसके टायर के नीचे रखता है तो फोड़ता है, बराबर, और वो हार पहना कर गाड़ी निकलती है। अब पुष्प जिंदा है, जो 25 पुष्प है या 30 है तो 30 जिंदा है। अब वो मुर्दे के ऊपर पुष्प लगाया उसने, और ये साधु संत कर रहे हैं तो उसको पता ही नहीं है इसमें जिंदा क्या है मुर्दा क्या है। गाड़ी को पुष्प चढ़ाकर आरती देकर क्या उसमें होने वाला है, तो पतरा है गाड़ी का, उससे क्या होने वाला है, वो आरती में तो आरती कर रहे हो। अब वो गाड़ी निकलती आगे, वो गाड़ी लेता है। अब ये पूरा का पूरा ये हो गया, मिठाई देने की जरूरत है, उसमें मिठाई क्या दे देंगे, गाड़ी दी तो, बराबर। तो गाड़ी ली तो मिठाई देने जाते हैं, आपको भी अहंकार दिखाना है उसको, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, मैंने भी गाड़ी जीवन में बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने भी, बराबर। तो कम से कम तेरे से तो मैं ऊपर हो गया, वो होगा मैं बहुत लोगों से पीछे, रिलायंस से पीछे होगा, टाटा से पीछे, तेरे से तो कम से कम ऊपर हूँ। तो वो दिखाने के लिए ये आदमी मिठाई लेकर जाता है, बराबर। कि लो, वो मिठाई उसका मुंह मीठा करने के लिए नहीं जाता, उसकी भी मनीषा ये होती है कि मैं दिखा दूं उसको कि भाई मैंने, या उसकी पत्नी है तो उसको दिखा दो तेरा पति कुछ नहीं कर पाया, ये मेरे पति ने कर दिखाया, चाहे किसी भी हालत में किया हो, किसी तरह से किया हो, बराबर। तो वो भी देने जाता है, तो वो पेंडा देता है मिठाई में, बॉक्स में पेंडा देने जाता है। तो वो भी आदमी कमाल का है, वो ऐसे तो रस मीठा है बर्फी का, आयुर्वेद की दृष्टि से 6 रस है ना, मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त वेदांत षड्विध रसा, तो उसको वो मधुर नहीं लगता है, बराबर। वो मौसी आती है तो मौसी पेंडा खाती है, तो उसको माइंड में कुछ होता है, पेंडा मिठाई नहीं लगता है। सियाराम जय सियाराम पेंडा वाला है तो उसका पेंडा लेकर जाते हैं तो देता है, राजकोट के फेमस पेंडा जय सियाराम पेंडा वाले का पेंडा है, आप लो, BMW लिए। तो वो थोड़ा पीछे जाता है कि अब हम दूसरे की जगह जा रहे हैं, वहां भी मिठाई देंगे, क्योंकि छोटी बात है नहीं, बहुत बड़ी क्रांति करती है, तो एक से नहीं चलेगा, पूरे सगे वाले जितने भी है सबको बांटनी है मिठाई। तो इसका दिल जलकर राख हो जाता है कि भाई ये क्या हो गया, मैं ऐसा ही, हम दोनों साथ में खेल रहे थे, मेरा ये होंडा नहीं आया और इसके पास BMW आ गई। तो वो भी बोलती है उसकी माँ कहीं रोल कर दिया होगा, बैंक में से लाया होगा, किसी का कुछ कर दिया होगा, तो वो कड़वा लगा पेंडा उसको, बराबर है। इसका माइंड देखो, फोटो खिंचाएंगे मोबाइल में, भी लोग कह रहे हैं ना कि आपके साथ सेल्फी लेनी, आपके साथ फोटो खिंचाएंगे, हंस के खड़े रहेंगे। फोटो में बहुत अच्छा आएगा, एक्सरे लोगे तो क्या आएगा, माइंड का एक्सरे लोगे वो दोनों का, आपको अच्छा है, वो लेना नहीं आता है इसलिए अच्छा है, चलता है। यदि वो लेने लगोगे तब आप व्यवहार में जाना बंद कर दोगे, तब लगेगे कि भाई ये शादी में मुझे बुला रहे हैं लेकिन एक्सरे कुछ अलग कह रहा है, बराबर है। फोटा देखोगे तब तो आप एल्बम का मजा लोगे कि वाह भाई क्या एल्बम बनाया है, बढ़िया, 5000 का बनाया है, फोटो अच्छे दिख रहे हैं, मेकअप करके हम भी जाते हैं ब्यूटी पार्लर में जाकर उसका। तो ये क्या है, ये सभी संबंध अर्थ का है। अर्थ व्यक्ति के बाहर का कम संबंध है, आंतरिक संबंध बहुत है। आपके पास यदि ऐसी पर्सनालिटी है, आपके पास जीवन में कुछ यदि ऐसा है कि जो बहुत ही सार्थक है, आपके पास एक ऐसा कोई कर्म है जो जगत को उपयोगी है, आपके पास ऐसी मनीषा भी है
उत्तम बनने की, तो भारतीय दृष्टि से आप बहुत बड़े अर्थवान। आपके पास चाहे कोई भौतिक चीज हो न हो, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आपके पास जो है ना वो लॉन्ग टर्म का है, वो सब शॉर्ट टर्म का है, वो आज है कल नहीं है, बराबर है, इस पीढ़ी पर है, अगली पीढ़ी पर नहीं, लेकिन आपके पास जो है वो लॉन्ग टर्म का है। तो ये अर्थ मतलब ये केवल पैसा नहीं है, पैसा उसका बहुत छोटा सा भाग है, उसके अलावा भी। और पैसा का सूत्र ये गणित है कि आपके पास पैसा कितना है उससे अच्छा है आपकी वृत्ति कैसी। पैसों आप बच्चों को दे दोगे लेकिन उसका एक व्यसन हो जाएगा, दारू पीता है, क्या गारंटी आप जुआ खेलता है, अभी रमी वगैरह आया है, यूट्यूब अभी आ रहा है इसमें, तो आपने वो शिक्षा नहीं दी है पैसे के नियोजन की या फिर संस्कार की या किसी भी, तो लंबे समय तक कितना भी पैसा हो कोई सुरक्षा नहीं। सुरक्षा एक ही से होती है, वो होती है गुणों से, वो गुणों से ही होती है, वो मसल से भी नहीं होती है, वो कराटे से भी नहीं होती है, वो सभी बाहर की बातें है, वो सीखना चाहिए। असली सुरक्षा कहाँ पे है? असली सुरक्षा कहाँ से होती है? गुणों से। तो ये गुण परक जो शिक्षण है वही अर्थ का जो है वो उत्पादक बनाए है। जी आगे। हाँ अर्थ के ऊपर मुझे एक और बात याद आती है, मैं बता देना चाहता हूँ। श्री सूक्तम करके एक सूक्त है, उसकी बात कभी हम लेंगे तो अर्थ का बहुत अच्छा विस्तार कर पाएंगे, और श्री सूक्तम का बहुत महत्व है, वो हम व्याख्यान में कभी लेंगे तो उसकी बात बताएंगे। उसमें बताया गया है कि कितने आप सक्सेस हो जानना हो तो कितनी बातें, तो श्री सूक्तम से लगा हुआ सुभाषित एक नीति मंजरी में दिया गया है, उसमें बताया गया है सुनु सच्चरिता सती प्रियतमा कांतावदातम मुखम, सुनु सच्चरिता सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुख स्निग्धम मित्रम वंचक परिजनो निक्लेशलेशम मन, निक्लेशलेशम मन आकारो रुचिरस्थिरश्च विभवो, आकारो रुचिरस्थिरश्च विभवो विद्यावदातम मुखम तुष्टे कष्टपः तुष्टे कष्टपः तुष्टे 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 विष्टप कष्टहारिणी हरो संप्राप्यते देहिना। ये वस्तु आपको एक 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 मिलती जाएगी, उतनी आप पर पुण्य की कृपा है, ऐसा मानना है। बराबर क्या क्या बताया है? सर्वप्रथम तो उसमें पहला बताया है सुनु सच्चरिता। यदि आपका पुत्र या पुत्री सच्चरित हो तो वो सबसे बड़ी गॉड की गिफ्ट है। बराबर है, सबसे बड़ी गॉड की गिफ्ट क्या है? सुनु सच्चरिता। बराबर, ये पहली गॉड की गिफ्ट है, ये गिफ्ट से मिलेगा। बाकी वो कोई ऐसा माने कि मैं ऐसा बना दूंगा तो वो पैसों से संभव तो है ही। बराबर कि भाई चलो इतना पैसा दिया तो ये सच्चरित हो जाएगा, ऐसा तो नहीं। सती प्रियतमा, पत्नी अच्छी हो यानी कि अनुकूल, तो वो दूसरी गॉड की गिफ्ट है। बराबर है। फिर स्वामी हो आपका, बॉस हो, बराबर है, वो प्रसादोन्मुख, वो सपोर्ट करने वाला, तो वो सबसे बड़ी बात है। मित्र हो आपका, वो तो चिंता करने वाला हो, आपकी आत्मा, वो बहुत बड़ी बात है। बराबर है, नहीं तो गलत जगह ले जाने वाले मित्र बहुत होते हैं। तो स्निग्धम मित्र में ऐसा बताया। बराबर है, तो मित्र हो भले एक ही हो लेकिन ऐसा हो जो आपको कल्याण के मार्ग में ले जाए, मार्ग के बराबर। नहीं तो कोई कोई लोग यहाँ आते हैं तो उसको भी कह देते हैं कि अब वहाँ नहीं, मेरी पार्टी में हो, ऐसे तो बहुत जगह जाते। बराबर है, तो स्निग्धम मित्रम। फिर परिजन हो, आपके सगे हो और अवंचक हो, मतलब आपको
चीट करने वाले न हो, ये बड़ी बात है। लगभग सगे लोग होते हैं वो चीट करने वाले, वो आपसे संबंध इसलिए रखते हैं क्योंकि आपसे उसको कुछ पाना है, बराबर है। वो भागवत की कथा करते आप नहीं जाते हैं तो भी तकलीफ बहुत, क्योंकि तो आपकी वहां पर बेइज्जती पक्की है, बराबर। उसके प्रसंग में नहीं गए तो फिर पक्का है आपकी बेइज्जती करेंगे, तो न्यूसेंस के कारण आप जाते हैं, उसकी न्यूसेंस वैल्यू। तो अवंचक परिजन मिलना बहुत तकलीफ है, बहुत कठिन होते हैं, बहुत कम होते हैं। फिर निक्लेश लेशम मन, राग द्वेष बिना का आपका मन है, आपको किसी की ईर्ष्या ना आती, ये कम संभव है। ऐसे ईर्ष्या आती है हमको, कोई आगे बढ़ जाता है, बराबर है। कोई सामान्य चपरासी भी बन जाता है तो हमको लगता है कि मैं रह गया, बराबर। तो ईर्ष्या आती है, तो ईर्ष्या और मत्सर न आता हो ऐसा यदि हमारा मन हो तो ऐसी वैसी बात नहीं है। निक्लेश लेशम मना, वो बहुत बड़ी गॉड की गिफ्ट है। वो करोड़ों रुपये होने पर भी वो मन नहीं मिलता है लोगों को, तो वो जीवन भर पैसे होने पर भी दुखी रहता है, क्योंकि उसके पास है उसका उसको सुख नहीं है, दूसरे के पास है उसका उसको दुख है, बराबर है। और कोई ना कोई तो आगे रहेगा ही उससे, उसका उसको दुख रहेगा। फिर रुचि आकार मिला, यानी कि संवाद करे ऐसा स्वभाव मिलना, पर्सनालिटी मिलना, तो वो आकार और रुचि लगे, लोगों को रुचि लगे ऐसी कोई बात आप में होना, बराबर है। आकर्षण का केंद्र किसी बात में आपका होना, आपको ऐसी कोई विद्या मिली हो, आपको कोई ऐसी वाणी मिली हो, आपको ऐसा स्वभाव मिला, बराबर है, वो भी बड़ी बात है। आपका स्वभाव कैसा है वो भी बहुत मायने रखता है, बराबर। आप हम ये बात बताते हैं, कम से कम 3 दिन ऐसा प्रयत्न करें कि यहाँ से जब भी आप जाए तो आपको पॉजिटिवली लोग याद करें, बराबर है। ये सफल है हमारी चीज, बराबर है। तो ऐसा कैसे करें कि उसको अनुकूलन करें हम, ये व्यवस्था को, ये आपके संस्कार दिखाते, और यही ऑब्जर्वेशन, बराबर। हमारे यहाँ गुरु जी के शिविर होती थी तो लड़कियां आती थी, इसकी जिम्मेदारी हमको दी थी मार्क्स देने, हम कुछ नहीं करते थे, और उसी की तरह होती थी हमको कि CID होती है ना, रो, तो रो आपको पता नहीं होता, यहाँ पर भी कोई बैठा होगा रो का, तो कोई वो सिविल ड्रेस में नहीं बैठता है पुलिस वाला की तरह ऐसे आंख करके, वो बिल्कुल आपके पैर में गिर जाएगा, बराबर। बिल्कुल आपको लगेगा देखो मजदूर आदमी, आपको अंदाज ही नहीं आएगा वो रो का है, बराबर है। वो ऑब्जर्वेशन करेगा आपका कि क्या 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 कर रहे हैं, क्या कैसा है वो सब कुछ, फिर वो उसको पता चल जाएगा कि इसमें से 4 आदमी ऐसे है, 5 ऐसे है, 6 ऐसे है, ऐसा, बराबर। उसी तरह से हम लोग करते थे कि लड़कियों की लड़कों की शिविर होती थी तो ऑब्जर्व करते थे वो लड़की कैसी है, उसका डेटा बनाते, उसके बाद 4-5 शिविर 10 शिविर हुई तो उसका डेटा आगे जाता था गुरु जी के पास, किसी का भी ओपिनियन लेना होता था तो यहाँ से वो मिलता था प्रामाणिक रूप से, क्योंकि घर पर तो आप देखने जाते थे लड़की तो तब तो सीता ही लगती, घर की सजा धजा के आपने बताया होगा कि 5 तारीख को देखने को आ रहे हैं, तो 4 तारीख से वो ब्यूटी पार्लर में जाने का निश्चित किया होगा, बाद में सब फिर ये सब होगा, फिर उसकी माँ समझाती अंत तक कि ऐसा कहे तो ऐसा बोलना, वैसा कहे तो ऐसा बोलना, पहले पानी देना, चाय देना, फिर दूध का पूछना, फिर हलवा का, क्योंकि बाद में तुझे पूरा वसूल करना है, अभी जो जो कहे वो कहेगा, अभी पूरा खुश कर दे, बाकी तेरी बात, वो भी समझती है, बराबर है। तो पूरा का पूरा नाटक की तरह उसको तैयार करते हैं, बराबर है। जो जैसा है नहीं ऐसा दिखना है, रूप ऐसा है नहीं लेकिन रूप ऐसा दिखना है, इसके लिए उसकी जरूरत पड़ती है पूरी एजेंसी की, मतलब, बराबर है। तो क्योंकि है वो ऐसा पसंद नहीं आएगा उसको, क्योंकि वो भी यही देखने को आया है, वो भी कम मूर्ख नहीं है, वो भी पूरा मूर्ख है, उसको भी 90 नहीं चाहिए, 100% मूर्ख है, क्योंकि उसको भी वो नहीं ऐसा ही उसको देखना है, बराबर है। तो पूरा ये क्या कहते हैं उसको, इंडस्ट्री लग जाती है पूरी की पूरी मेकअप वाली, बराबर। अभी हमारे साधु संत भी वहां जाते हैं, एक लीडर भी वहां जाते हैं, प्रवचन करने के पहले उसका मेकअप होता है 2 घंटे तक, तो गीता वगैरह देख कर नहीं जाते हैं, उसमें उसका बहुत भूल जाते हैं, लेकिन मेकअप 2 घंटे, मैंने कहा कि क्या करते, बोले 1 घंटे पहले मेकअप होता है, उसके बाद वो प्रवचन करने को जाते, मेकअप करने का। वो ऐसे वैसे नहीं, बहुत बड़े संप्रदाय के लीडर है,
बराबर। मैंने 3 बार उनको देखा मुंबई में कि वो मेकअप करके जाते, मेकअप ही दिखता है पूरा, क्योंकि आपके पास विचार नहीं है स्ट्रॉन्ग, तो आपके सब हथकंडा का अपनाना पड़ेगा लोगों को बांधने के लिए। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग विचार है, आपके पास जीवन का एक गहनतम लक्ष्य है, आपको ये कोई जरूरी नहीं। आप फटे हुए कपड़ों से बैठ जाए, आपको मानने वाले लोग रहेंगे, बराबर है। वो नहीं देखेंगे कि इसका कपड़ा, इसका विचार फटा नहीं है ना, वो देखेंगे। कपड़ा सहन सकता है सुई से, लेकिन एक बार विचार फट गया, जन्मों जन्मों पर उसकी कोई सुई, वो समझता है इसकी वैल्यू क्या है, बराबर। तो ये पूरा हम क्या करते थे, उसका डेटा देते थे। इसके लिए क्या फायदा होता था, पता चलता था लोगों को कि ये व्यक्ति कैसा है, बराबर, ये लड़की कैसी है, वो 1 घंटे में नहीं पता चलती है, वो तो बहुत ऑब्जर्वेशन चाहिए उसके, बराबर। तो लड़का का भी ऐसा है, वो भी तुरंत पता नहीं चलता है, उसका भी ऑब्जर्वेशन चाहिए। तो आकार और रुचि होने वाली बात हमने। फिर स्थिरश्च विभव, कुछ ऐसा मिला हो आपको जो स्थिर हो आपके जीवन में। फिर विद्यावदातम मुखम, आपके पास किसी भी प्रकार की विद्या हो या विद्या सीखने की जिज्ञासा हो, ये सभी भगवान की कृपा के बिना संभव ही नहीं होता है। तुष्टे विष्टप कष्टः ऋणिहरो संप्राप्यते देहिना, ये वस्तु देही को प्राप्ति अतिशय कठिन पुण्य के योग से मिलने वाली, बराबर है। तो ये अर्थ है पूरा, ये जीवन का अर्थ है। आपको पता है बहुत सारे करोड़ों अब्जोपति लोगों ने सुसाइड कर लिया एकमात्र पत्नी से तंग आकर। और आज राजकोट में मैं ऐसे बहुत लोगों को देखता हूँ कि वो दोपहर में भी घर नहीं जाते और शाम को 9-7 बजे ऐसे ऑफिस पूरी हो जाती है, तो भी बहुत काम ऐसा है कि 9:30 बजे तक बैठते, तो घर जाएंगे तो तकरार होगी, तो वो सोने के वक्त और भोजन का एन टाइम आ जाए, 5 फोन आए तो जाता है, चलो वो कहते हैं बहुत काम है। तो मैं देखता हूँ फ्री बैठा है, एकदम क्रिकेट का मैच देखते हैं वो, क्योंकि घर पे जाएंगे तो जाने जैसा नहीं, ये वहां तकरार होती है, तो भागता है घर से। ऐसी घर की स्थिति वास्तविक। तो क्यों ऐसी है, क्योंकि स्त्रियों ने जो शिक्षण लेना चाहिए था वो लिया, बराबर। ये बहनों की तरफ से कमी है। हमारी तरफ से कमी ये रही कि हमने योग्य वर्तन सीखा नहीं, उनसे कैसे हमको बिहेव करना है वो हमने भी नहीं सीखा, और ऐसा हमको सिखाया नहीं गया स्कूलों, क्योंकि स्कूल में उसका कोई स्वार्थ नहीं, हमारा कोई आपस में बने न बने उससे स्कूल का कोई संबंध नहीं। तो ऋषि मुनि जो सिखाते थे बचपन से, वो एक बार आपने सीखा, वो आदमी की कीमत करोड़ों की, बराबर। उससे कोई आमदनी नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा है कि वो उसकी वैल्यू कर नहीं सकते। तो इस तरह के संतति के लिए जो करना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम वैदिक पेरेंटिंग का कंसेप्ट इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसी संतति आप समाज को कम से कम बीच बचाने के लिए ही सही, ऐसे 10 पुत्र, ऐसी 10 पुत्री आप दो, ताकि वो बीज बच जाए, संस्कृति के जो बीज रहे थोड़े थोड़े रहे हैं वो बच जाए। उसके लिए आपको ये सब सीखना है, उसके लिए आपको ये मेहनत करनी है, बराबर है। ये कोई एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा मिशन है आपके बच्चे को। ये कोई स्ट्रक्चर बनाकर पूरा होने वाला मिशन नहीं कि चलो एक गुरुकुल बना दिया और बाद में हो गया, और मैं ऐसा मानने लगूँ संतुष्टि कि मैंने गुरुकुल बना दिया, चलो मैं भी कुछ कर पाए, इससे कोई मतलब नहीं। जब तक हम संतति उत्तम तैयार नहीं करते तब तक हम सबको अतिशय परिश्रम करना होगा, जहां चाहे वहां पर हमको बदलना होगा, प्रयत्न हमको करना होगा। यह जीवन लक्ष्य विद्या है, बराबर। जीवन पे आएगी तो फायदा है, तो लाभ है पूरा।
और इसमें आपका ये कल्याण है कि ये एक जन्म का नहीं, इसमें जो भी हम अचीव करें और जन्मों जन्मों तक हमारे पास रहे, क्योंकि ये माइंड हमारा है। आयुर्वेद में बताया है कि मनो ही जन्मांतर संयुक्त, मन है वो जन्मांतर में भी यही साथ में आता है, शरीर यहाँ रह जाता है, मन तो वही है जन्मांतर में। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बचपन से ही बच्चों को अर्थशास्त्र सिखाना है। वो अर्थ यानी पैसा नहीं, वो अर्थ यानी सब प्राकृतिक संपदा जो बहन बोल रही थी उसका तो महत्व समझे, लेकिन खास किसका समझे? आत्मा। खास किसका समझे? चेतना। खास उसको जो महत्व समझा ना, ये सबका वो समझ लेगा यदि उसका समझ गया। यदि उसका नहीं समझा तो इसका कितना भी आप बताओगे वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा कि मुझे मेरा और इसका संबंध क्या है। चलो मेरे वृक्ष तो मुझे छाया देता है, उसका मेरे साथ संबंध है तो मुझे काम आया, लेकिन आपके घर का वृक्ष मुझे क्या काम आया और क्या आएगा? आप कहाँ रहते हो? मानो जामनगर में रहते हो तो मैं तो जामनगर में कभी आऊंगा ही सही, लेकिन काश्मीर तो मैं कभी जाऊंगा, तो उसका और मेरा क्या संबंध? तो एक कॉमन जो तंतु है वो आत्मा है, उसको पहले से ही वो अवेयरनेस देनी है। और इसलिए अंतिम में बात बताता हूँ, पते की बात है। गुरुजी ने ऐसा बताया था कि वर्ल्ड की कोई यूनिवर्सिटी यदि ये बाहेंधरी ले कि यहाँ से निकलकर हमने इतने लोगों को डिलीट दिया, इतने लोगों को पीएचडी दिया, इतने लोगों को ये दिया, इतने डॉक्टर तैयार किए, एक भी व्यक्ति इसमें कोई भ्रष्टाचारी यदि निकलता है, बराबर 10% से ऊपर, एक दो निकल सकते हैं पूर्व जन्म के कारण, लेकिन 2-5% से ऊपर भ्रष्टाचारी निकलते हैं तो हम गंगा स्नान में जल समाधि लेंगे। ऐसा कोई चांसलर कहेगा? मानो कहेगा तो कितनी बार डूबकर मरना पड़ेगा उसको। गुरु जी वो बताते थे, मेरे यहाँ पढ़ा हुआ विद्यार्थी यदि कुछ भी गलती करता है उसका मतलब ये हुआ मैं नाकाम रहा हूं उसको सिखा। एक दो बात को बात करके ऐसा कोई यदि निकल गया जो ऐसा कुछ भी करता है तो मैं जल समाधि लूंगा, बराबर है। ये क्यों रखते थे? वो गारंटी क्यों रखते थे? क्योंकि उसको पता है वो चांसलर होता है तो यूनिवर्सिटी किसकी होती है, गाड़ी किसी की होती है, खुद जाता है, पेट्रोल यूनिवर्सिटी का होता है और यहाँ सब कुछ अपना होता है। ये अपने खून पसीने से उसने खड़ा किया होता है, तो वो मायने रखते, इसके लिए वो कंट्रोल कर पाते हैं, बराबर। तो व्यक्ति को यदि आत्मा का शिक्षण नहीं दिया लेकिन आईएएस आईपीएस कर दिया, बहुत लोग बताते आईपीएस आईएएस होने चाहिए, वहां पर एकेडमी खोलनी चाहिए, क्लासेस लगाने चाहिए। हमको ये आईएएस आईपीएस अलग तैयार करने की जरूरत नहीं है। जो आईएएस आईपीएस हो रहे हैं उसको आत्मा का शिक्षण देने की जरूरत है। जो ऑलरेडी हो रहे हैं उसको क्यों भ्रष्ट हो रहे हैं? तो उसको शिक्षण नहीं है। क्या शिक्षण नहीं है? उसको पहले समझा तू मतलब कौन, तो उसको पहले से हम लोग मनाते हैं, इतना बड़ा इतना छोटा बच्चा होता है उसको पता नहीं है कि उसका नाम महेश है, पता नहीं है ना, तो उसको आप बोलो कि महेश एकदम आवारा है, मतलब महेश गंदा आदमी है, महेश बिल्कुल बेकार है, पर तो अंगूठा चूसेगा आपके सामने, क्या बोल रहे वाह, ऐसा बोले, क्योंकि वो उसको पता ही नहीं है महेश कौन है, वो तो अपना तो उसका नाम पता नहीं है, वो तो अलग वस्तु है। फिर आपने चालू किया कि तुम महेश हो, पहले कहते हैं कि महेश तुमने ये अच्छा किया, तो वो भी बोलता है कि ये काम किसने किया, तो बोले महेश ने। दूध कौन लाया? महेश लाया। वो काम तो महेश ने किया, क्योंकि आप महेश कह रहे, वो भी अपने आप को क्या कह रहा है? महेश कह रहा है, बराबर। क्योंकि आपको सुनता है कि वो महेश कह रहे हैं, तो आपको वो भी अपने आप को क्या बोलता है? महेश। फिर आप क्या सिखाते हो? नहीं नहीं, तुम महेश हो, मतलब तुमको ऐसा कहना है कि मैंने किया, महेश ने किया, वो तो थर्ड पर्सन हो गया, तुम हो। तो आप पहले उसका डाइवर्जन करते हो कि तुम महेश हो, फिर आप अकेले नहीं करते हो, पूरा घर लगता है कि तुम महेश हो, पहचान कराने के लिए। फिर वहां से बात अटकती नहीं है, फिर क्या करते हो? स्कूल में मिठाई, स्कूल में नाम लिखाने जाते हो कि आज से ये महेश है, नामांकन करते हो वहां पर, तो पूरी स्कूल पे मिठाई बांट कर बताते हो कि महेश है। तो 50 लोग कह रहे थे कि अब 5000 लोग कह गए,
पर अब 5 लाख लोग कहने लगे, पूरा सिटी महेश नाम से जानने लगा उसको, तो उसको भी ये होगा कि मैं मतलब कौन, मैं मतलब महेश। अब वो 10वीं में आएगा, वो बोलो जो आप पहले बोले थे कि महेश एकदम आवारा है, महेश गंदा है, ये बोलो, आग बबूला हो जाएगा। महेश को ऐसा बता दिया, बराबर, क्योंकि महेश के साथ तादाद में ऐसा हो गया, पहले तो नहीं था, बाद में आया। अब आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है, तो व्यक्ति क्या सोचता है, मुझे लाभ मिलता है ऐसा मैं करूंगा, नुकसान जाता है ऐसा नहीं करूंगा, किसी भी बात को, वो चाहे अर्थ का हो, समाज का हो, विद्या का हो, किसी भी लाभ करने के लिए आप क्यों आए हैं? लाभ के लिए आए हैं, आपको विद्या का लाभ चाहिए ना, बराबर है। नहीं आए हैं तो आप सो गए हो, मुझे पक्का पता है। लाभ के लिए आए हैं इसलिए जग रहे हैं, उसको लाभ मानते हैं तो, बराबर है। तो लाभ, अब हम क्या चाहते हैं, लाभ मिले, नुकसान न जाए, जाए तो कम नुकसान जाए, ज्यादा लाभ, ऐसा ही सोचते हैं। अब व्यक्ति को पहले बताया कि तू माने कौन, तू माने शरीर, आत्मा आत्मा नहीं, तू माने कौन शरीर, शरीर मतलब क्या, हड्डी चमड़ी मांस मज्जा खून न्यूट्रिशन विटामिन से सब। अब वो पढ़ते 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 आईएएस हुआ तो उसको घूस देने के लिए कोई आया, बराबर, कि भाई ये ले लो, शॉर्टकट करो, ये 50, ये रखो 5,000 रुपया, ये 5 लाख रुपया, इतनी जमीन की साइन कर दो तो। अब वो सोचेगा कि इधर कोई देखने वाला है नहीं, बराबर, अब ये लेने से मेरा लाभ है कि नुकसान है? मेरा मतलब किसका, मैं मतलब कौन, तो शरीर, आत्मा तो है नहीं, मैं मतलब शरीर, शरीर को लाभ है कि नुकसान है? तो बोलेगे कि मैं लूंगा लांच तो कुछ जाएगा, तो बोलेगे कि शरीर से कुछ गया, हड्डी गई, न्यूट्रिशन गए, प्रोटीन विटामिन गए, उल्टा बढ़ेगा ना, खुश होगा तो उससे तो कोई रिपोर्ट करवाया पहले, हीमोग्लोबिन था उतना ही रहेगा, कैल्शियम था उतना ही रहेगा, बराबर है, तो कुछ गया नहीं, मतलब मेरा कुछ जाता नहीं। अब जो मिलता है वो तो केवल मिलता है, मुनाफा ही मुनाफा है, जाता कुछ नहीं है, मिलता है। आत्मा का शिक्षण तो दिया नहीं है। अब गुरुकुल में क्या दिया जाता है, पहले आत्मा का शिक्षण दिया जाता है, वो विचार करेगा, ये मैं लूंगा, लेते नहीं, विचार करते ही मैं कुछ ऐसा गवा दूंगा कि जो मुझे प्राप्त नहीं होगा। वो गवाना आत्म तत्व का है, तो वो रोकेगा, वो वही शक्ति रोक सकती है, कैमरे नहीं रोक सकते उसको, और कैमरे नहीं, कोई भी शहंशाह उसको नहीं रोक सकता। केवल एक ही विद्या, एक ही तत्व उसको रोक पाता है, उसको शिक्षण बचपन से देते थे, वो थे आत्म तत्व का शिक्षण। वो सिखाते थे कि तूने कुछ ऐसा गलत किया तो तेरे पास से कुछ चला जाएगा, दूसरी बार तुम्हें प्राप्ति नहीं होगी। आपको आंख मिली है, आपको कान मिले हैं, सर्वांग शरीर मिला है, आपको कुछ वाणी मिली है, आपको कुछ सोचने की बुद्धि मिली है, क्यों मिली? वो अगली बार नहीं मिलेगी। आपने सही जगह पर वो नहीं लगाया तो दूसरी बार वो नहीं मिलेगी, वो पक्का सिद्धांत है। हमको कुछ भी मिलता है, मानना कुछ हमने दिया है, कुछ हमने किया है, इसलिए हमको मिला है, वो प्रॉपर यूज हम नहीं करेंगे उसका इस बार, तो वो फिर वापस हमको मिलने वाला नहीं, बराबर। ये नहीं सिखाया, इसके लिए आज इतना भ्रष्टाचार आप देखें, आईएएस आईपीएस इतने भ्रष्टाचारी क्यों है, उसको पता है, लेकिन उसको एक बात पता नहीं है, उसको पर्यावरण पता है, उसको भूगोल हमारे से ज्यादा पता है, खगोल हमारे से ज्यादा पता है, राजनीति ज्यादा पता है, सब कुछ ज्यादा पता होने के बाद आत्म तत्व पता नहीं। ये एकमात्र कारण है, इसके लिए तो 99% से ज्यादा भ्रष्टाचार। ये सब पता होना आवश्यक है, अनिवार्य नहीं, आत्म तत्व पता होना अनिवार्य है, वही अर्थ का प्राण है। आगे कोई है तो पूछ सकते हैं, बाकी हम पूर्ण करेंगे। आपको सोना है, नींद आ रही है, मुझे पता है, तो मुझे पता होता है आपको कब नींद आती है, घड़ी देखकर ही मैं बात करता हूँ, 9:15 बज रहे हैं अभी, बराबर है। तो हाँ, अंतिम प्रश्न लेंगे, बाद में स्वेच्छा से लोग जाएंगे, यहाँ नहीं सोएंगे। नींद और सुनना, ये दोनों की लड़ाई जिस पर है, बराबर है। तो क्या हुआ था पता है आपको, वो कालिदास और
खास आपको कहानियां सीखनी है, तो कभी कभी आपके सामने भी कोई सोने वाले हो, कम से कम आपके बच्चे तो होंगे ही, ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो और लोग होंगे, लेकिन कम से कम आपके बच्चे तो होंगे। जब आप बात कर रहे होंगे वो सोए, ऐसी स्थिति जब आपकी होगी, मेरी वो अभी है, बराबर है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों के कान में तो बराबर है लेकिन आंख में नहीं थे, तो दो लड़ाई चल रही है, बराबर है। कान कहते हैं कि सुन लो, आंख कहती है कि अब चलो बैठ कर गुरुजी कब बंद करेंगे, अब जल्दी से जल्दी। तो एक माइंड दोनों बात कर रहा है, तो बराबर है। और ज्यादा नेगेटिव मेरे बारे में विचार करे इससे पहले मैं बंद कर देता हूँ, बराबर है, ताकि कल तक आपको मैं रख पाऊँ सस्टेन, क्योंकि मानस को जानता हूँ तो इतना मुझे पता है, पक्का पता है मुझे कब बंद करना है, वो बराबर है। तो दो बातें हैं, एक कालिदास और दंडी है ना, वो दोनों के बीच में लड़ाई होती थी, कौन बड़ा है, बराबर है। तो परीक्षा कौन करे, तो ऐसा कहा जाता है कि उसकी परीक्षा करने के लिए सरस्वती है, स्त्री रूप, ये कौन परीक्षा करे ढूंढते थे। तो उसने एक पहेली बताई, उसने बताया कि वचो जीवितयोर आसीत वही निस्सरणे रणा, ये बता दो आप क्या था। तो बताया कि वाणी और प्राण ये दोनों में लड़ाई चलती है। वचो जीवितयोर आसीत वही निस्सरणे रणा, किस तरह से बाहर निकलने के लिए लड़ाई चल रही है, किसकी किसकी, वाणी की और प्राण की। वो दोनों कंपटीशन कर रहे हैं कि मैं बाहर निकलूं, मैं बाहर निकलूं। ऐसा कब होता है ये बताओ। तो दोनों को प्रश्न आया कि ऐसा कब होता है, वचो जीवितयोर आसीत वही निस्सरणे रणा, बराबर है। तो दंडी है, उसने विचार किया, उसने कहा ऐसा कब होता है, कब होता है ऐसा, हमको ये नजर में नहीं आएगा ऐसा कब होता है, क्योंकि वो फील्ड नहीं करता है, लेकिन कब ऐसा होता है। तो उसने पूरे याद किया, नीति शास्त्र याद किया, वो याद किया, वो याद किया, सब याद किया, तो उसको स्फूर्ति आ गई, क्या ऐसा होता है। ऐसा कब होता है, तो वो बोला कि नवीन दीन भावस्य याचमानस्य देहिनः वचो जीवितयोर आसीत वही निस्सरणे रणा। वो कहता है कि नवीन दीन भावस्य, जिसने जीवन में किसी के पास मांगा नहीं, याचना नहीं की कभी भी, बराबर, कभी भी मांगा नहीं है किसी के पास, उसको ऐसा प्रसंग आता है मांगने का, बराबर है। हमारा तो सुबह से मांगना ही शुरू हो जाता है, बराबर है। पड़ोसी से वो लो आओ, वहां से वो ले आओ, वहां से वो ले आओ, क्रेडिट कार्ड पर फोन ले आओ, बराबर, मांगना ही मांगना चालू होता है, किसी से मांगना ही मांगना है, बराबर है। तो उसने बताया दंडी ने कि नवीन दीन भावस्य, जिसमें दीन भाव कभी आया नहीं है, बराबर। ये गौरवपूर्ण बात होनी चाहिए हमारे जीवन में कि दीन भाव, कदाचित मैं गरीब हो सकता हूँ, दीन नहीं हो सकता हूँ मैं, कभी लाचार नहीं हो सकता हूँ, किसी की कृपा के ऊपर मैं जी नहीं सकता हूँ, ऐसा दीन भाव कभी नहीं किया है जिसने उसको ऐसा प्रसंग आ जाए हाथ फैलाने का, मांगने का, तो उस पे पर ये झगड़ा चालू होगा उसके मन में। क्या झगड़ा चालू होगा, वाणी कहेगी तू मांग मांग, बराबर, और प्राण कहेगा कि मांगने से अच्छा है मर जाए, बराबर है। वचो जीवितयोर आसीत वही निस्सरणे रणा, बाहर निकलने के लिए दोनों की कंपटीशन हो, ये परिस्थिति कभी जिसने मांगा नहीं, ये हमारे लिए कल्पना है, अभी के काल में तो कल्पना है, अभी तो क्योंकि पूरा क्रेडिट ही इसके ऊपर है, उसको डेबिट कार्ड के बदले क्रेडिट कार्ड बोलते हैं, बराबर है, ताकि वो उसके साथ कुछ वो ना हो, क्रेडिट ही है, बराबर। तो ये क्या हुआ, कभी जिसने मांगा नहीं है, इस तरह की परिस्थिति होगी तो ऐसा होगा। तो दंडी ने ये जवाब दिया, बराबर है। तो एक की पूरी हुई, कालिदास ने बताया, मैंने भी सोच लिया है।
तो मैं बताता हूँ ऐसा कब होगा वो, बराबर है। तो वो कालिदास है, वो श्रृंगारिक है, बिल्कुल वो रोमांटिक है। तो उसने क्या बताया, उसने बताया यामीति प्रिय पृष्ठाया कांताया कंठवर्तमनि वचो जीवितयो राशि वही निस्सरण। वो नई सगाई हुई या शादी हुई है, उसका पति परदेश जा रहा है। पहले तो ऐसा था नहीं कि 3 घंटे में दुबई जा रहे थे, कहाँ जाते रात को फिर फ्लाइट से महीनों तक जाना होता था। तो वो लेने के लिए आता है परमिशन, बराबर है कि भाई तुम मुझे परमिशन दो। वो सगाई हुई है, शादी हो गई और 5 साल हो गया हो, तब तो आप मनोती मानते हो कि जाए तो अच्छा है, बराबर है, क्योंकि तब तक पूरा हो गया होता है आकर्षण, बराबर है। व्यक्ति का भी बहुत अनमोल है, उसका जीवन भी आप देखोगे तो वो भी एक पहली, बराबर। सगाई के समय पर आप याद करिए, कोई व्यक्ति यहाँ शिविर में आता है, हम स्टाफ को रखते हैं तो पहले देखते हैं, सगाई और शादी के बीच में नहीं रखते हैं। कोई भी काम वो ठीक से नहीं करता है, बराबर है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बराबर। और आधी रिंग बजती है उसकी तो उसका मन फोन पर चला जाता है और फोन पर फोन करता है, और एक बार फोन किया कि घंटों बात करता है, बराबर है। 1 घंटा तो क्या खाया क्या, और भाषा से पता चलता है वो किसके साथ बात करता है, बराबर है। कितना भी पहाड़ी आवाज हो उस समय उसका आवाज कम हो जाता है, वो बराबर है, बराबर। उसका धीरे धीरे बोलता है। तो मुझे आश्चर्य लगता है कभी वो इतना धीरे नहीं बोलता है, बराबर है। क्या खाया क्या नहीं, सो गई, नींद आई, सपने आए, कैसे आए, बराबर। जैसे कोई होम्योपैथी डॉक्टर लिख रहा हो पेशेंट की हिस्ट्री, क्या क्या किया, वो पूरा कांपता है, पता है ना आपको। होम्योपैथी डॉक्टर आपके सामने बैठ जाए, पूरा हिस्ट्री का लिफाफा लेकर बैठता है कि कब ऐसा करते हो, कब ऐसा करते हो, तो कुछ नहीं, आप हिस्ट्री दे दोगे तो भी आपको लगेगा कि अब तो मेरा उपचार ये कर देगा। 1.5 घंटे तक पूछा है, हम आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो 5 मिनट में छुट्टी कर देते हैं, वो चलो मैंने समझ लिया, वात का रोग है, पित्त का है, कफ का है, वो तो पूरा ही नहीं होता है। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, कैसे सपने आते हैं, कैसी दवाई अच्छी लगती है, उल्टी कब होती है, नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है, बराबर है। इतनी गर्मी में होनी चाहिए ऐसे तो ये पूरा का पूरा लिफाफा लेकर बैठता है, कथा खोलता है आपकी पूरी की पूरी, बराबर है। तो वो ऐसी पूरी कथा चलती है दोनों की ओर से। उसकी मम्मी गई बाहर, ये लड़की घुमा देती है फोन, मम्मी अभी गई है, अब 2 घंटे पर आएगी, तो 2 घंटे वो मम्मी सब काम करके आती है, केवल फोन करती है उस टाइम उसको, ऑफिस पे क्या है, बॉस ने क्या किया, वो सब, गुरुजी कौन है, ये कौन सी मूली है, तो वो सब बातें चलती है उसकी। क्या उधर यहाँ कम लोग आते हैं, लेकिन आते हैं तो मुझे बताते हैं, तो मैं मुझे पूछना नहीं पड़ता है, उसका फोन देखकर मैं पता कर लेता हूँ कि किसके साथ बात कर रहा है। तो ये सब चलता है। यही बात आप 5 साल के बाद देखिए, बराबर। अभी फोन आएगा तो आप उठाएंगे नहीं उसको, बराबर है, कि अब पीछे पड़ेंगे, बराबर है। अब आता हूं मैं वापस, बराबर है, या मीटिंग में बैठा हूं, भले ही वो बाहर बैठा हूं, बराबर है। तो कितना फर्क पड़ गया, 5 साल जैसी 3 साल या 5 साल जैसे, क्या बदल गया, आपका माइंड बहुत बदल गया। अति परिचय हुआ ये अवज्ञा हुई ना, अति परिचय अवज्ञा होगी, बराबर है। अब पूरा हो गया उसका, बराबर, ये मन है। तो हम ये बात बता रहे थे कि ऐसी बहुत सारी हम जीते हैं, ये माइंड को समझेंगे हम तो बहुत अच्छी तरह से हम इसके विज्ञान को समझकर उत्तम से उत्तम शिक्षा दे पाएंगे, उत्तम से उत्तम जीवन में जो जरूरी बातें वो सीख पाएंगे। और ये यदि आपका ठीक रहा तो शरीर बहुत अच्छा रह सकेगा, बराबर। सारी तकलीफें यहाँ से है, हमारा जीवन ठीक नहीं है उसका कारण और कोई है नहीं, ये है रोग है, उसका भी कहीं ना कहीं कारण तो ये है। तो ये वस्तु सीखनी है। इसके लिए पूज्य गुरुजी बताते थे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बिना का डॉक्टर, जिसने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सीखी नहीं है, उसके पास आप ऑपरेशन कराते हैं, कराएंगे तो क्या निकलेगा, पथरी निकलेगी कि किडनी निकलेगी,
बराबर है, पथरी वहां रह जाएगी, किडनी निकल जाएगी, बराबर, क्योंकि एनाटॉमी पता नहीं है उसको कहाँ पर मानना। मनोविज्ञान पढ़े बिना का टीचर ऐसा होता है, बराबर, वो माइंड में से पथरी नहीं निकालता है, किडनी निकाल देता है, बराबर। मनोविज्ञान का अभ्यास हर एक शिक्षक को जरूरी है। तो आपको, आप माता पिता है, आप भी शिक्षक की भूमिका में बचो, तो आपको भी क्या पढ़ना है, मनोविज्ञान। कल का विषय हमारा वही है, बाल स्वास्थ्य का है, बाल मनोविज्ञान का है। कल अब आप सो जाएंगे तो कल आपका लूंगा मैं भी। अब 9:30 बजे का समय था, 9:30 बज गए। स्वेच्छा से जो लोगों को नींद आती है, तो आयुर्वेद में 13 आवेग ऐसे बताए जिसको रोकना नहीं चाहिए, बराबर है। आप यदि वो रोकेंगे, आज आपको तकलीफ होगी, कल मुझे तकलीफ होगी, बराबर है, क्योंकि कल सुबह आपको मुझे ही बताना है, बराबर है। तो आप नींद का आवेग न रोके। नींद आती है वो स्वाभाविक है, वो कोई तकलीफ वाली नहीं, मुझे भी आती थी और अभी भी आती है। तो जो लोगों को नींद आती है प्रामाणिकता से, वो सो जाए। ऐसा नहीं कि यहाँ से जाकर फिर और कुछ करे, वो लोग सो जाए यहाँ से जाकर। जो लोगों को नींद नहीं आती, बराबर है, वो बैठे, जो 4-5 प्रश्न बाकी रहे हैं वो लोगों के मैं लूंगा। ये लोग यहाँ से बिल्कुल जाए, समय हो गया है। जिसको नींद आती है वो चले जाए, यहाँ न सोए, बराबर है, चले जाए, वो कोई तकलीफ नहीं। थकान लगी होगी, आपको भी तकलीफ है, तो वो चले जाए। हमारे कार्यकर्ता बहुत बाकी है, तो सुनने के लिए आ रहे हैं, तो उसको भी मुझे न्याय देना है, बराबर है। तो वो लोग ऐसे है कि उसको थकान इससे उतरती है, तो उसको भी मुझे सुना नहीं, क्योंकि पूरे दिन वो मेरे काम करता रहे हैं। तो वो पार्टी करती है ना टिकट का बंटवारा, तो वो भी मुझसे चाहते हैं कि आप रात को ले और हम सुने, इस तरह से ले, तो इसको मुझे देना है। तो आप लोग जिसको नींद आती है वो मेरे सामने न सोए, कम से कम वो रूम में जाकर सो जाए, बराबर है। तो क्योंकि गलती नहीं है, वो अच्छा है, समय पर सोना अच्छा है, आप सो जाए। जो जो लोगों को नींद आती है वो सो जाए, यहाँ कोई न सोए। जिसको नींद आती है वो सो जाए, जिस लोगों को नींद न आती है वो ठीक से बैठ जाए, बराबर, ताकि मुझे पता चले आप जग रहे, बराबर है। वो पूरी जगने की मुद्रा में बैठे, आधा सोए आधा जगे ऐसी मुद्रा में वो बैठे, बराबर है। आधा सोए मतलब, बराबर है, बस। और कोई 2-3 प्रश्न रह गए वो ले लेते हैं, बाकी पूरा बस। बाकी लोगों को जाने दे, सपोर्ट करें पूरा। हाँ, लोग जा सकते हैं, आप कम रहेगा, कोई तकलीफ नहीं है, बस आप आराम करें, सोए, और कोई तकलीफ नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानूंगा कि आप कोई जिज्ञासु नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, समय हो गया है तो आप जा सकते हैं। बस नींद आती है वो जाए, कोई तकलीफ नहीं। आप थक गए होंगे, नींद आती है, चले जाए, कोई तकलीफ नहीं, ठीक। हाँ हाँ, मुझे आएगी तो मैं चला जाऊंगा, आपको बता जी आपको बता कर चला जाऊंगा कि मुझे आ रही है अभी, तो कल लेंगे। कितना भी इंटरेस्टिंग होगा मैं चला जाऊंगा। अभी आपका प्रश्न है तो बताइए जी। हाँ, किसका बाकी है प्रश्न, बताइए। एक दो होंगे आज, आप बताइए भैया। हाँ नहीं उसको बाहर ले। हाँ क्या, अच्छी संतति मिलना बहुत होने का कार्य है, इसमें वैदिक पेरेंटिंग का रोल कितना महत्वपूर्ण है? वैदिक पेरेंटिंग का रोल बहुत महत्व का उसमें है, संतति को अच्छी बनाने के लिए, बराबर है। अच्छी संतति को बनाने के लिए ऐसा माने कि वैदिक पेरेंटिंग अनिवार्य है। वो एक विज्ञान है, ऐसे वो मैप है पूरा कि भाई आपको पालड़ी जाना है तो किस तरह से जाएंगे, तो पूरा मैप दिया है। अब आप ऐसा मानोगे कि मैप के बिना भी मैं चला जाऊंगा, तो क्या होगा, मैप से बिना आप जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है आप पहले यहाँ से स्कूल चले जाए, फिर वहां से उस तरफ निकल जाए, फिर मन हो किसी ने बताया इधर नहीं उधर है फिर पालड़ी, तो आप आ जाए। इतनी मुश्किल आपको लगेगी मैप के बिना, बराबर है। तो आज हमारे पास कोई ऐसा मैप नहीं है बच्चों के साथ कैसी परवरिश करना, कैसा व्यवहार करना, तो वैदिक पेरेंटिंग एक मैप देता है, क्योंकि मनोविज्ञान का अभ्यास करके बच्चों का मनोविज्ञान सिखाया है, और हमने देखा मनोविज्ञान, हमारा ही मानस कैसे काम करता है, बराबर है, कब कैसा होता है, बराबर है। तो बच्चों का भी मानस ऐसा होता है,
वो मानस पर वो समय पर हमको बीज डालना होता है, वो समय पर उसको विचारधारा डालनी होती है, वो समय पर उसका उसका पूरा का पूरा चारित्र का जो निर्माण है वो करना होता है। उस समय पर हम कुछ नहीं करते हैं, उस समय पर उसको खेलने देते हैं, कूदने देते हैं, कोई कुछ भी चिल्ला चालू बातें कराते रहते हैं, कोई क्लासेस कराते रहते हैं, कुछ कराते रहते हैं, कुछ कराते रहते हैं। उस समय पर हम यदि वो वैचारिक रूप से उसको सक्षम नहीं बनाते हैं, उसके बाद उसका समय चला जाता है वैचारिक सक्षम बनने का, तो वैदिक पेरेंटिंग ये बताता है कि आपको किस समय पर क्या करना है। उसके बाद आप 10 गुना करोगे उसका कोई फायदा नहीं। वो सही टाइम पर सही वस्तु पर, बराबर है। तो वैदिक पेरेंटिंग का रोल इसमें बहुत बड़ा आता है, क्योंकि ये मनोविज्ञान आधारित है पूरा। वो बताता है कि बच्चों को इस वर्ष में ये, इस वर्ष में ये, इस वर्ष में ये, आपका अनुकूल जो आचरण है वो होना चाहिए। बहन बता रही थी कि हम गांव में चले जाए, बराबर, सब कुछ छोड़कर बम्बई से थे, तो कल मुझे पूछा, तो मैंने कहा उससे समस्या का हल हो जाएगा, आप गांव में चले जाएंगे तो। हालो, तो मैं पहले जाऊंगा, चलो अभी तो रह रहा हूँ, उससे भी छोटे गांव में चला। अभी हरिपर में रह रहा हूँ, वहां करीब 1000 की बस्ती है, 700-800 की है, तो 200 वाले गाँव में ले जाऊँ, उससे भी अकेले ले जाऊँ, बिल्कुल जंगल में चला जाऊंगा। उससे हल है कोई समस्या का? आप गाँव में चले जाएंगे तो उसका कोई हल है? या समझ ज्ञान से हल है? ज्ञान से हल है ना। आपको कहीं ना कहीं तो किसी के साथ रहना है, गांव या नगर कहीं पर भी। तो समस्या गांव नगर की, समस्या आदमी के मस्तिष्क की, तो वो समझना है कि बच्चों को उस पर क्या देना है। तो वैदिक पेरेंटिंग अवश्य बहुत ही उत्तम कार्य करता है संतति को निर्माण करने के, इसलिए हम उसको प्रायोरिटी में लेते हैं। वैदिक पेरेंटिंग को पूज्य गुरु जी से लेकर हम तक बहुत सारे विषय होने के बावजूद वैदिक पेरेंटिंग पर जोर क्यों देते हैं? कोई गुरुकुल, बहुत ये गुरुकुल के संचालकों ने भी हमको बताया, बहुत सारे गुरुकुल के संचालक बताते हैं कि ये पेरेंटिंग के कार्यक्रम हमारे यहाँ पर, गुरुकुल है सबके पास, पेरेंटिंग किसके पास, और गुरुकुल तब तक सफल नहीं है जब तक आप पेरेंटिंग में सफल नहीं, बराबर है। तो वो माता पिता ऐसे बच्चे को भेजता है तैयार करने के बाद, तो गुरुकुल अपना जो ओरिजिनल रोल है ना वो चालू करता है उसको सिखाने। बेसिक आपने वो नहीं सिखाया है, बेसिक वस्तुएं, तो बेसिक सिखाने में ही इतना समय चला जाता है, तो जो कुछ वस्तु हम एक्स्ट्रा जो भी यूनिक वस्तु है वो सिखा ही नहीं पाएंगे उसको। तो जितना आप उसको बेसिक तैयार करके आएंगे, बराबर है, उतना बहुत ही उत्तम परिणाम लाने की संभावना। तो ये बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम काम करता है। और मैं कल बताऊंगा कि आपको प्रचार करना है तो आपके लिए प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग हम देंगे। आज ये विषय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन उसको जो बड़े होने के साथ साथ जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। बड़े तो हो रहे हैं, वो पहले की गति से ही बड़े हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो मैकेनिज्म है वो नहीं हो रहा है, तो उसको माइंड से कोई संस्कार नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वो सारे फेल है भंडार, क्योंकि उसको मनोविज्ञान का अध्ययन, कुछ भी खेल खिला दिया, कोई शाखा लगा दी, या कोई युवा को लाठी दाव सिखा दिया, संघ जैसा करते हैं या और कोई करते हैं, उससे अच्छा होगा, उससे संगठन बनेगा, उससे कुछ बातों में हम एक होंगे, कुछ लाभ होगा। बात रही शिक्षण की, और नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शिक्षण मनोविज्ञान पर आता है, वो पूरा साइकोलॉजी पर आता है, वो समझे बिना शिक्षण नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। जो उसको तैयार करना है, उस पर जो काम करना है वो, इसके लिए ये अति अनिवार्य है। वो सब लोग सीखे ये कंसेप्ट को, जो लोग समाज में प्रचार करते हैं वो भी इसको प्रायोरिटी में प्रचार के लिए लें। जी, और कोई? जी, जी, पात्रता का विकास कैसे करेगी उसको, वो एक दिन में नहीं होगा, वो धीरे धीरे करे। जैसे बच्चे हैं, बराबर है, उसको पात्र बनाने के लिए क्या क्या गुण चाहिए वो पहले ध्यान। बच्चे को नम्रता सिखानी है, किस तरह से सिखाएंगे, बराबर है, तो सबसे पहले आपसे सिखाएंगे। आप सास को नम्रता से बुलाएंगे,
उसको आपके पैर छू में, तो ऐसा नहीं बताना ए बेटे पैर छू में, कल गुरुजी ने बताया था छुआ नहीं आज, बराबर है। तो उस तरह से नहीं होगा, कैसे होगा उसको, बराबर है। क्योंकि गांधीनगर में गुरुजी एक बार आए थे सचिवालय में, तो गुरुजी का प्रवचन मातृदेवो भव पितृदेवो भव पर था, और मातृदेवो भव पितृदेवो भव पर प्रवचन बहुत अच्छा रहा। तो IPS ऑफिसर थे, वो भी प्रभावित हो गए। वो बोले कि कल से मैं ये पूरा का पूरा आपका मतलब को पक्का कमिटमेंट देता हूँ कि मैं पूरा फॉलो करूँगा, आपने जो प्रवचन दिया तो मैं फॉलो करूँगा, बहुत अच्छा। तो सुबह 9 बजे बुलाया, बेल मारकर, माता पिता ऊपर रहते थे, तो आए, कल से ठीक 9 बजे यहाँ आ जाना है, मुझे आपके पैर छूने, बराबर है। ठीक 9 बजे रोज आपको आ जाना है, ड्यूटी होगी, बराबर। ड्यूटी लगा दी आपको, रोज 9 बजे आ जाना है क्योंकि मुझे आपके पैर छूने, समझ गए। तो इस तरह से नहीं, उसको समझ, आपको क्या करना है, आपको छूकर चालू करना है, तो वो चेक कर सीखेगा। वो होता है ऐसे अलग अलग वस्तु होती है, वो होता है पात्रता का नियम, अलग अलग गुण उसमें कैसे आए, वो पात्रता के निर्माण के अंतर्गत आता है जी। और कोई प्रश्न है? जी, मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। तो देखिए, पहली बात है कि बच्चे का पहला कोष का विकास अन्नमयी कोष का 0 से 5 वर्ष का होता है, उस समय वो घर पे रहता है। तो घर का सबसे वो निकाल दीजिए, तो वहां पर फुल हो गया होगा। हेलो, हाँ ठीक है, चलिए वो, हाँ ठीक है अब क्या हो गया, चार्ज करो, वो लगा दो, लाइट होगी, चालू कर दो। कोई बात नहीं, चलिए। यहाँ से चालू करिए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, 2-3 प्रश्न रह गए हैं, वो कल देखते हैं। आप लिख कर रखें, कल हम देखते हैं, लिख कर रखिएगा, कल यही प्रश्न आप पूछिएगा सुबह। आज कल पूछिए वो प्रश्न, सबको रखिएगा। जो लोगों के प्रश्न रह गए कल पूछ लीजिए, आज वो कल अच्छा कर देंगे, सही कल हम लेंगे वापस। तो अभी का सेशन हम कल लेंगे, अभी सब लोग जाएंगे। कल सुबह बराबर 9 बजे सेशन है, बराबर। तो लोग 9 बजे यहाँ पर आ जाएंगे। हम बाल स्वास्थ्य के विषय पर कल लेने वाले हैं। उससे पहले तैयार होकर यदि आ गए तो 8:45 तक आप, जैसे ही नाश्ता खत्म होगा 8 बजे से बाद
जल्दी से जल्दी आ जाए ताकि सेशन समय पर चालू हो जाए कल का। बराबर है, कल बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। बराबर, कल आप आ जाइए तो प्रश्न लेंगे और उसके बाद हम चालू कर देंगे बाल स्वास्थ्य के विषय पर। ठीक है, अब सब लोग शयन करें के लिए जाएंगे। दूसरों को तकलीफ न हो इसका ध्यान रखेंगे, आवाज न करें और दूसरों को तकलीफ न हो इस तरह से हम शयन के लिए जाएंगे। ठीक।